13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल के ऊपर उस रात काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश कि गार्ड्स भी अपनी अपनी चारपाइयों पर दुबके हुए थे। ये वो रात थी जो इतिहास बनने वाली थी। उस जेल में जहां 1971 के युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। चारों तरफ 20 फुट ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कांटेदार तार, हर तार में करंट दौड़ता हुआ और हर 10 कदम की दूरी पर हथियार बंद पाकिस्तानी सैनिक। एक ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन था, मगर 3 लोगों ने यह नामुमकिन काम कर दिखाया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई बाहरी मदद नहीं थी, कोई गुप्त संदेश नहीं था। बस एक कैंची, एक पेचकस और एक ऐसा जुनून जो दीवारों को चीर सकता था। ये कहानी है उस ऐतिहासिक भागने की जिसे सुनकर आज भी पाकिस्तान की फौज कांप जाती है। बात 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की है। दिसंबर की ठंडी हवाओं में जंग अपने चरम पर थी। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, मगर हवा में दुश्मन भी कोई कम नहीं था। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए आंख का कांटा बना हुआ था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार हमारे विमानों को सटीक निशाना बनाती थी। इस टावर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मिली भारतीय वायुसेना के एक जांबाज पायलट को, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, एक ऐसा नाम जो बहादुरी की मिसाल बन गया। 10 दिसंबर 1971 को पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट से रवाना हुए। मिशन पर निकलते वक्त उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा, मगर देश के लिए ये जोखिम उठाना जरूरी था। जैसे ही वो वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थीं। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इंजन से धुआं निकलने लगा, विमान डगमगाने लगा और पारुलकर के पास अब सिर्फ सेकंड्स थे फैसला लेने के लिए। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने आखिरी वक्त पर इजेक्ट कर लिया। जान तो बच गई, मगर किस्मत ने उन्हें सीधे दुश्मन की गोद में जा गिराया। जमीन पर गिरते ही वो पहले से ही घायल थे। उनके पैर में चोट थी, कंधे में गहरा जख्म था, मगर असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी। आसपास के गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। दुश्मन की चीखों के बीच उन्हें बुरी तरह पीटा गया, उनका सामान लूट लिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। चोट, थकान और मारपीट की वजह से वो वहीं बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने सोचा, बस यही खत्म। मगर तभी पाकिस्तानी सेना वहां पहुंच गई। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा, यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। अब वो दुश्मन की जेल में थे। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। वहां न तो खिड़की थी, न बिस्तर, न कंबल, सिर्फ नम जमीन और चूहों की सरसराहट। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था, हाथ में कागज और पेंसिल लिए। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था, जहां से पूरे पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशन चलाए जाते थे। पारुलकर ने साफ मना कर दिया। फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे सहन करना आम इंसान के बस की बात नहीं। लगातार टॉर्चर, कभी भूखा रखना, कभी पानी न देना, कभी बिजली के झटके, कभी उल्टा लटकाकर पिटाई। दिन और रात का फर्क मिट गया। पारुलकर को याद नहीं रहा कि वो कितने दिनों से इस कोठरी में है। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आता है। भारी दबाव में आकर आखिरकार पारुलकर ने नक्शा बनाना शुरू किया। पाकिस्तानी अधिकारी खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सोचा उसकी जीत हो गई, मगर जब उसने गौर से देखा तो उसका चेहरा उतर गया। पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस की जगह मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। अधिकारी ने पूछा, ये क्या है? तो पारुलकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बनाया है, वहां मैं कई बार जा चुका हूं। ये थी उनकी पहली जीत, दुश्मन को मात देने की। गुस्से में अधिकारी ने सजा सुनाई, पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर पारुलकर बैठे तो तुरंत गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, पैरों में दर्द के मारे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, मगर रात के अंधेरे में गार्ड को उन पर तरस आ गया। वो भी एक इंसान था, शायद उसके घर में भी बाप या भाई थे। उसने धीमे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा,
तब तुम खड़े हो जाना। दुश्मनी के बीच भी इंसानियत की ये छोटी सी किरण। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताईं। लगातार टॉर्चर हुआ, मगर उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। नाम, पता, मिशन, कुछ नहीं। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का पीओडब्ल्यू कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, मगर किसी का हौसला नहीं टूटा था। युद्ध खत्म हो चुका था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। सबको उम्मीद थी कि अब रिहाई जल्द होगी, मगर दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। भारत से रिहाई की कोई खबर नहीं आई। 25 दिसंबर 1971 को जब ये खबर कैंप में पहुंची तो हल्की सी खुशी की लहर दौड़ी थी, मगर फिर वही इंतजार, वही बेचैनी। पारुलकर का मन कह रहा था कि इंतजार करना यहां मौत के बराबर है। उन्होंने अपने 2 साथियों एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह जी से बात की। ग्रेवाल तेज तर्रार और होशियार, हरीश सिंह जी मजबूत इरादों वाले। तीनों ने तय किया अब खुद ही रास्ता निकालना होगा। मौका उनके पास था, एक एटलस और एक कैसेट प्लेयर। ये चीजें कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद ने उन्हें दी थी, शायद मनोरंजन के लिए, मगर इन तीनों ने इसे जंग का हथियार बना लिया। पहला कदम था सही जगह का चुनाव। उन्हें एक ऐसी कोठरी चाहिए थी जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो, और वो थी सेल नंबर 4। मगर वहां शिफ्ट होना आसान नहीं था। अब देखिए इनकी समझदारी। पारुलकर ने गार्ड्स से अच्छे संबंध बनाए। वो उनसे हालचाल पूछते, कभी उनके बच्चों के बारे में पूछते, कभी उन्हें सिगरेट ऑफर करते। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ा और आखिरकार उनकी रिक्वेस्ट मंजूर हो गई। तीनों सेल नंबर 4 में शिफ्ट हो गए। वहां पहले से एक और पायलट विद्याधर शंकर चाटी मौजूद थे। चाटी भागना नहीं चाहते थे, शायद उन्हें डर था या फिर उनका मानना था कि रिहाई जल्द होगी, मगर उन्होंने मदद करने का वादा किया, और यही वादा आगे चलकर एक जान बचाने वाला साबित हुआ। अब असली चुनौती शुरू हुई। 18 इंच मोटी दीवार, ईंट और सीमेंट से बनी हुई, इतनी मजबूत कि हथौना भी शायद ना तोड़ पाता। और औजार, एक कैंची और एक पेचकस, जो उन्होंने कहीं से चुरा लिए। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक, जब पूरा कैंप सो जाता, ये तीनों बेड के नीचे जाकर दीवार कुरेदते। एक आदमी कुरेदता, बाकी पहरा देते। अगर कोई गार्ड आता तो वो खांसकर इशारा करते। निकली हुई ईंट और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज भी उड़ा दिया, ताकि गार्ड ठीक से देख न सकें। जेल में बल्ब बदलने की प्रक्रिया लंबी थी। पहले रिपोर्ट लिखनी होती, फिर इंजीनियर बुलाना होता। इस चक्कर में कई दिन लग जाते, और इन दिनों में उन्हें अंधेरे में काम करने का मौका मिल गया। मगर खतरा टलता नहीं था। एक रात एक गार्ड ने झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 आदमी हैं, जबकि हरीश सिंह जी बेड के नीचे थे। गार्ड ने गिनती की, 1, 2, 3, चौथा कहाँ है? उसने हड़कंप मचा दिया। वो दौड़कर इंचार्ज उस्मान हामिद को ले आया, मगर जब तक वो आए, हरीश सिंह जी चुपके से बेड से निकलकर लेट चुके थे। उस्मान हामिद ने चारों पायलटों को देखा, ध्यान से गिना, 1, 2, 3, 4, सब ठीक हैं। फिर उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया, पागल हो गए हो, रात रात भर नींद हराम करते हो। ये करीबी मौत का आलिंगन था जो टल गया। करीब 9 महीने की मेहनत के बाद 13 अगस्त 1972 की रात आ ही गई। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि गार्ड्स ने भीगने से बचने के लिए अपनी चौकियां छोड़ दी थी और बरामदे में दुबके हुए थे। बारिश की बूंदों की आवाज उनके लिए संगीत से कम नहीं थी। यही वो मौका था। तीनों ने पठानी सूट पहने, जो उन्होंने जेल के दर्जी से सिलवाए थे। उन्हें पैसे देकर कहा था कि हमें घूमने के लिए कपड़े चाहिए। दर्जी को शक भी नहीं हुआ। जेबों में ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, बादाम, किशमिश और कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और सुई से बनाया हुआ एक देसी कंपास था। मैग्नेट को रगड़कर सुई में चुंबकत्व लाया गया और उसे पानी में तैराकर दिशा पता करने का जुगाड़ किया गया। जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया। चाटी की आंखें नम थीं। उन्हें पता था शायद ये आखिरी मुलाकात हो। फिर पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धक्का दिया। बारिश की आवाज ने उसकी आवाज को दबा दिया। एक एक करके तीनों सांप की तरह रेंगते हुए उस सुरंग से बाहर निकल आए।
सुरंग इतनी तंग थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, मगर वो निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कुछ ही दूरी पर एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। उसकी बंदूक बगल में रखी थी और वो खर्राटे ले रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो दीवार की तरफ लपके कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाई और उसे ऊपर कांटेदार तारों पर फेंक दिया। तारों में करंट था, मगर बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था और करंट नहीं था। ये किस्मत का करिश्मा था या फिर ऊपर वाले की मेहरबानी। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह जी, तीनों ने उस रस्सी के सहारे दीवार लांघी। कांटों ने उनके हाथों को जख्मी कर दिया, खून बह रहा था, मगर उन्हें दर्द का एहसास नहीं था। वो आजाद थे। सुबह होते होते वो पेशावर पहुंच गए। उन्होंने एक बस पकड़ी। बस में लोग उन्हें देख रहे थे। उनके पठानी सूट देखकर किसी को शक नहीं हुआ, मगर असली मुसीबत अब शुरू हुई। उन्हें अफगानिस्तान जाना था और उसके लिए तोरखम बॉर्डर पार करना था। रास्ता जानने के लिए उन्होंने एक चाय की दुकान पर पूछा, लंडी खाना रेलवे स्टेशन किधर है? उनके एटलस में लंडी खाना स्टेशन के रास्ते बॉर्डर जाना दिख रहा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो एटलस पुराना था और लंडी खाना स्टेशन 1932 में बंद हो चुका था। ये सुनते ही आसपास के लोगों को शक हो गया। एक शख्स ने उन्हें घेर लिया, सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? पारुलकर ने दिमाग लड़ाया और कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। मगर दुर्भाग्य से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहाँ इस नाम की कोई जगह नहीं है। भीड़ बढ़ने लगी, लोग इकट्ठा हो गए। करीब 50-60 लोग वहां जमा हो गए। उस आदमी ने ताना मारा, तुम तीनों बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? हम पठान हैं। मगर शक और गहरा गया। आखिरकार उन्हें पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। वहां भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अफसर बताया, मगर तहसीलदार ने भरोसा नहीं किया। आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर ने कहा, हमने अपने वतन के लिए खून पसीना बहाया है। हमारी पहचान छुपाने की कोई वजह नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के सीईओ उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। पारुलकर को लगा कि इससे उनकी पहचान छुप जाएगी। उन्होंने सोचा उस्मान हामिद उनके लिए झूठ बोल देंगे कि ये हमारे आदमी हैं, मगर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फोन लगा दिया। उस्मान हामिद ने जैसे ही दिलीप की आवाज़ सुनी, वो समझ गए कि ये वही 3 पायलट हैं जो उनकी जेल से भागे हैं। उन्होंने तहसीलदार से कहा, ये हमारे लोग हैं, हमारे सिपाहियों के आने तक इन्हें सुरक्षित रखो। कुछ ही घंटों में तीनों वापस रावलपिंडी जेल में थे। जब वापस लाया गया तो पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी अधिकारी हैरान थे। 9 महीने की मेहनत, इतनी सटीक योजना और आखिर में ये गलती। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिली। अंधेरी कोठरी में अकेले, न किताब, न बात, न इंसान। आज़ादी का सपना टूट गया था, मगर उनकी इस हिमाकत ने एक मिसाल जरूर कायम कर दी थी। उनके भागने की कोशिश के बाद सभी भारतीय पायलटों को फैसलाबाद जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय युद्धबंदी रखे गए थे। लेकिन इस घटना ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही बातचीत को तेज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, रेड क्रॉस ने हस्तक्षेप किया और आखिरकार दिसंबर 1972 में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब दिलीप पारुलकर और उनके साथी वाघा बॉर्डर से भारत की धरती पर कदम रख रहे थे, तो वहां इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। हर तरफ भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व था। परिवार वाले रो रहे थे, बच्चे झंडे लहरा रहे थे। ये सिर्फ 3 पायलटों की वापसी नहीं थी, ये उस हौसले की वापसी थी जिसने दीवारों को चीरा, जिसने मुश्किलों को मात दी। आज भी जब भारतीय वायुसेना में इस कहानी को याद किया जाता है, तो हर पायलट का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रावलपिंडी की वो दीवारें आज भी खड़ी होंगी, मगर उन दीवारों पर लिखी एक अनकही कहानी है 3 शेरों की, जिनका नाम है दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। 3 ऐसे जांबाज जिन्होंने साबित कर दिया कि सलाखों के पीछे भी आज़ादी की उड़ान नहीं रुकती, क्योंकि जुनून हो तो कैंची और पेचकस भी तलवार से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और हौसला हो तो दीवारों से भी रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही देशभक्ति और बहादुरी की कहानियां देखते रहें। अगली वीडियो में हम लाएंगे एक और अनसुनी कहानी, एक और जांबाज की दास्तान। तब तक के लिए जय हिंद।